हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 10 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टूडेंट, एग्जाम बिल्कुल सर पे आ चुके हैं और पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। स्टूडेंट, आप इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को अगर करके चले जाएंगे तो एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी चैप्टर का, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आपके चैप्टर का नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? सबसे पहले तो आप ये देखिए 4x² - 3xy, ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है कुछ इस तरह की। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 4x² - 3xy। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनती कैसे है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है वेरिएबल और कांस्टेंट से। अब वेरिएबल क्या है? किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो अल्फ़ाबेट होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, x, y, z, a, b, c, d, l, m, ये जो लेटर्स होते हैं ये कहलाते हैं वेरिएबल। देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा भी है x, y, l, m, एक्सेट्रा, ये क्या है? ये है वेरिएबल। अब कांस्टेंट क्या होते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कांस्टेंट होते हैं उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर पाए जाने वाले नंबर्स। जैसे देखिए आपके पास ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें कांस्टेंट है 4 और 3। ठीक है, ये है कांस्टेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर। अब वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कुछ डिफरेंस होता है। तो वह डिफरेंस क्या है भाई? वेरिएबल जो होते हैं उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, लेकिन जो कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू फिक्स होती है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर। मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 5 सेंटीमीटर। आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 5 सेंटीमीटर। अब आपको इस स्क्वायर का क्या करना है स्टूडेंट? आपको इस स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है ना। अब 4 इंटू साइड, साइड को अगर मैं x मानती हूँ तो यहाँ पे मैं कैसे पेरीमीटर फाइंड करूंगी? 4x की जगह क्या लिखूंगी? मैं 5 लिखूंगी। अगर मैंने साइड को x माना तो मैं यहाँ पे साइड की जगह x की जगह क्या लिखूंगी? 5 लिखूंगी। तो आपने देखा कि जो x की वैल्यू है वो यहाँ पे चेंज हो गई। यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई। और x क्या है? एक वेरिएबल है। और 4 क्या है? एक कांस्टेंट है। तो 4 की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, लेकिन x की वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, समझ आ गया आपको कि भाई 4x है, x साइड को मैंने x माना तो 4 तो मैंने ऐसे ही रखा, लेकिन साइड मेरी क्या है? 5 सेंटीमीटर है, तो x की जगह मैंने क्या लिखा? 5 लिखा। तो x की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई, जो कि एक वेरिएबल है, लेकिन 4 एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, लेकिन जो कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू फिक्स होती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है वेरिएबल के लिए इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, और कांस्टेंट के लिए लिखा है फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, अब देखिए कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती है वह बनती है उसमें होते हैं टर्म, है ना। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स भी होती हैं। तो टर्म्स क्या है भाई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, वह भी हम देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को ही ले लेते हैं हम 4x² - 3xy। अब इसमें दो टर्म है, एक टर्म है 4x² और दूसरी है -3xy। तो 4x² एक टर्म है और सेकेंड टर्म क्या है स्टूडेंट? -3xy। ये ध्यान रखेंगे कि अगर माइनस का साइन है तो फिर टर्म लिखते समय माइनस का साइन भी लगाएंगे। प्लस का साइन है तो फिर आपको साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों? ऐसा मान लिया जाता है कि यहाँ पे प्लस का ही साइन है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 4x² लिखा तो प्लस का साइन नहीं लगाया तो भी पता पड़ रहा है कि ये प्लस का साइन है, लेकिन अगर माइनस का साइन है तो फिर आप माइनस का साइन भी लिखेंगे टर्म लिखते समय। ऐसे नहीं कि भाई पहली टर्म 4x² है और सेकेंड टर्म 3xy है, तो ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। टर्म अगर आपसे टर्म पूछी है तो फिर आप माइनस के साइन के साथ टर्म लिखेंगे, अगर माइनस का साइन है तो। ठीक है स्टूडेंट, अब फैक्टर समझ लेते हैं कि भाई फैक्टर क्या होते हैं। तो फैक्टर क्या है? हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसमें आपके पास दो टर्म है। ये तो आपने जान लिया कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन मैंने
ली है एग्जाम्पल के रूप में। इस एक्सप्रेशन में दो टर्म है, आप देख रहे हो कौन कौन सी दो टर्म है। एक तो ये जो एक्सप्रेशन मैंने ली है स्टूडेंट, यहाँ पे दो टर्म है, एक तो 4x² है और दूसरी है -3xy, दो टर्म है। अब इस टर्म का अगर मैं फैक्टर करूंगी तो क्या करूंगी, 4x × x, ये इसके फैक्टर है। ठीक है, आप इसके फैक्टर इस तरह से बिल्कुल नहीं करेंगे कि 4 को आप कर दें 2 × 2 और x² को कर दें x × x। अगर आप इस टर्म के इस तरह से फैक्टर कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आप गलत फैक्टर कर रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो नंबर्स होते हैं उनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो फैक्टर करे जाएंगे इस तरह से नहीं करे जाएंगे। ठीक है, अब -3xy है, इसके फैक्टर कैसे करेंगे, माइनस का साइन जरूर लगाएंगे, -3 × x × y, इस तरह से -3xy के फैक्टर होंगे। ठीक है, अब आपको एक बात और समझना है कि ये जो फैक्टर होते हैं ये क्या होते हैं, ये जो टर्म होती है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म होती है, जैसे कि यहाँ पे टर्म क्या है 4x² है ना, आप अच्छे से समझिए किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म होती है वो फैक्टर्स का प्रोडक्ट होती है। अब जैसे यहाँ पे हमारे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये टर्म है 4x², तो ये जो अपने इसके जो ये फैक्टर हैं ये क्या है, ये जो इसके फैक्टर का प्रोडक्ट है, ये जो फैक्टर है इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमें टर्म मिल जाएगी। तो टर्म क्या होती है, अपने फैक्टर्स का प्रोडक्ट होती है। अब यहाँ पे -3xy जो है, अब यहाँ पे इसके फैक्टर क्या है -3 × x × y, तो ये जो फैक्टर हुए हैं इस टर्म के, तो इन फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो टर्म होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि यहाँ पे आपके पास दो टर्म है 4x² और -3xy, और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, अपने फैक्टर्स उसके जो फैक्टर्स है उनका प्रोडक्ट है। तो स्टूडेंट आपको फैक्टर भी पता पड़ गया। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, मैं आपको ऐसा करती हूँ, अगली स्लाइड में हम चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कोफिशिएंट, लेकिन मैं कोफिशिएंट आपको पढ़ाऊंगी एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन 3 और 4 के कुछ पार्ट लूंगी मैं, और उससे मैं आपको कोफिशिएंट समझा दूंगी, और कोफिशिएंट से कनेक्टेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे इजीली कर लेंगे। तो हमारी अगली स्लाइड की हम मूव करते हैं। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे आपको ये जो एक्सप्रेशन दी गई है, इन एक्सप्रेशन के आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालने हैं। लेकिन स्टूडेंट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस एक्सप्रेशन के अंदर जो टर्म सिर्फ कांस्टेंट है उसके आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं निकालने हैं। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है 5 - 3t², तो 5 एक टर्म तो है, लेकिन यहाँ पे टर्म क्या है कांस्टेंट है, तो आपको इस 5 के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं निकालने हैं। लेकिन जो बाकी टर्म है -3t², इसके आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालने हैं। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखिए 1 + t + t² + t³ है, तो यहाँ पे ये जो 1 है ये आपका कांस्टेंट है, 1 की एक टर्म तो है लेकिन ये कांस्टेंट है, तो आपको 1 के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं निकालने, आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालने हैं t + t² + t³ के। ठीक है स्टूडेंट, तो आप न्यूमेरिकल यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह से, आप टेबल बनाएंगे, एक उस टेबल में जो भी एक्सप्रेशन होंगी उनको आप कुछ इस तरह से लिख लेंगे, और जिन टर्म के आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालने हैं उनको आप इस तरह से बॉक्स में लिखेंगे, और फिर आप कोफिशिएंट निकालेंगे। तो देखिए भाई इस एक्सप्रेशन के अंदर 5 तो कांस्टेंट है, तो इसके तो मुझे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं निकालने, मुझे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालने हैं -3t² की। ठीक है, अब -3t² का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा सिर्फ -3। क्या होगा, -3 इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालने के लिए बोला गया है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड एक्सप्रेशन में क्या है, 1 तो क्या है कांस्टेंट है, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं निकलेगा। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मुझे निकालना है t का, t² का
और टी क्यूब का, ये 3 टर्म है। इन 3 टर्म का मुझे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालना है। तो आप बताइए टी का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा। आपको पता है कोई भी वेरिएबल आपके पास है, एक्स है या जेड है, माइनस जेड है, कोई भी वेरिएबल आपके पास है, एक्स है माइनस जेड है, इसके आगे अगर कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या माना जाता है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, माइनस जेड के आगे अगर कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है। तो भाई यहाँ पे टी के पास कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है। तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। अब x और z की जगह x स्क्वायर हो, z स्क्वायर हो स्टूडेंट, तो भी आप मानिए कि उसके आगे नंबर क्या है, 1 है। अब x की जगह अगर x स्क्वायर है, x की जगह x स्क्वायर है तो हम यहाँ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ 1 है। माइनस जेड स्क्वायर है, उसके आगे भी हम मान सकते हैं कि यहाँ पे 1 है। तो भाई टी स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ क्या मान सकते हैं हम, 1 मान सकते हैं। ठीक है, और टी क्यूब का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी 1 होगा। समझ गए आप, कोई भी वेरिएबल है चाहे वो स्क्वायर में हो चाहे क्यूब में हो, अगर उसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा गया है तो हम 1 मानते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए अगर ये माइनस का टी स्क्वायर होता तो यहाँ पे माइनस का 1 होता, ये माइनस का टी क्यूब होता तो यहाँ पे माइनस का 1 होता। ठीक है, साइन का ध्यान रखना है आपको टर्म और कोफिशिएंट फाइंड करते समय। ये तीनों ही प्लस के हैं इसलिए 1 हमें प्लस का मिला है। अब इसका 8 पार्ट देखिए, 2l प्लस b है, 2 जो है वो l प्लस b से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस एक्सप्रेशन को, कि मैं कोफिशिएंट निकालने से पहले आप इसको सिंप्लीफाई करिए, तो ये बन जाएगी 2l प्लस 2b। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास 2 टर्म है जिनके आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालने हैं। कौन कौन सी 2 टर्म है आपके पास, एक तो है 2l और दूसरी है 2b। ठीक है, अब भाई 2l में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा, 2 होगा, और 2b में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो इस तरह से निकाले जाते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखिए आपके पास यहाँ पे 2 टर्म है, 0.1y और दूसरी टर्म है 0.01y स्क्वायर। ठीक है, अब इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा, चाहे नंबर्स पॉइंट में हो वही होते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो 0.1 इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है और इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 0.01। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकाले जाते हैं किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में। अब आगे मैं आपको क्वेश्चन 4 बताती हूँ, उससे आपको कोफिशिएंट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन 4 के ए और बी पार्ट भी देख लेते हैं। तो ए पार्ट कह रहा है आइडेंटिफाई टर्म विच कंटेन एक्स एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन मैंने 2 ली हैं, इन 2 एक्सप्रेशन में आपको क्या करना है, उस टर्म को आइडेंटिफाई करना है जिसके पास एक्स है और एक्स के कोफिशिएंट आपको निकालना है। ठीक है, 2 टर्म लिए मैंने, सेकेंड पार्ट और 6 पार्ट है। ठीक है, तो देखिए सेकेंड टर्म क्या कह रही है, सेकेंड पार्ट में क्या एक्सप्रेशन है, 13y स्क्वायर माइनस 8yx, ये 2 टर्म है इस एक्सप्रेशन में। अब 13y स्क्वायर, इसके पास तो x है नहीं तो इसको तो आप कर दीजिए स्किप। आप माइनस 8yx जो है, माइनस 8yx जो ये टर्म है इसके पास x है। अब आपको कोफिशिएंट निकालने हैं x के, तो आप क्या करिए, x के अलावा जो भी रिमेनिंग पार्ट है इस टर्म में वह क्या है, x का कोफिशिएंट है। तो माइनस 8y जो रिमेनिंग पार्ट है वह x का कोफिशिएंट है। क्लियर हो गया आपको, आपको ऐसी टर्म ढूंढनी है जिसके पास x हो। अब x के अलावा जो भी रिमेनिंग पार्ट है इस टर्म में वो इसका कोफिशिएंट है। माइनस का साइन है तो कोफिशिएंट निकालते समय माइनस का साइन भी लिखेंगे। अब देखिए 12xy स्क्वायर है प्लस 25 है। अब देखिए 25 तो कांस्टेंट है, इसके पास तो x है नहीं, 12xy स्क्वायर के पास x है, तो इस टर्म को आप यहाँ पे लिखिए। जिस टर्म के पास x है उसे आप यहाँ लिख लीजिए, टर्म विद x लिख लीजिए। किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं हम, एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, टर्म विद x लिख रहे हैं और कोफिशिएंट ऑफ x लिख रहा है ना, x का कोफिशिएंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्यूशन हम करेंगे।
अब आप देखिए 12x y, आप क्या करिए x के अलावा रिमेनिंग पार्ट कॉफिशिएंट होगा x का, तो 12y स्क्वायर x का कॉफिशिएंट है, क्योंकि x का तो कॉफिशिएंट हम निकाल रहे हैं इस टर्म में, तो x को छोड़ दीजिए, बाकी जो पार्ट बचा है वह क्या है, इसका कॉफिशिएंट है, तो 12y स्क्वायर इसका कॉफिशिएंट है। ठीक है, तो इस तरह से आप 12y स्क्वायर का कॉफिशिएंट निकाल सकते हैं। एग्जाम में करते समय इस तरह ध्यान रखिएगा, एक्सप्रेशन लिखिएगा, टर्म विद x लिखिए, वह टर्म लिखिए जिसके पास x है और कॉफिशिएंट ऑफ x, फिर x का कॉफिशिएंट क्या होगा वो इस तरह से आप निकालेंगे, तो प्रॉपर तरीके से करेंगे एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। बी पार्ट देखिए, आइडेंटिफाई टर्म विच कंटेन y स्क्वायर एंड गिव द कॉफिशिएंट ऑफ y। अब आपको उस टर्म को आइडेंटिफाई करना है जिसके पास y स्क्वायर हो और आपको y स्क्वायर का कॉफिशिएंट निकालना है। मैंने यहाँ पे आपकी 4 के बी पार्ट में सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन ली है और उससे ही आपको क्लियर हो जाएगा कि y स्क्वायर का कॉफिशिएंट किस तरह से निकाला जा सकता है। अब आप देखिए कि 2x स्क्वायर y, इस टर्म के पास तो y स्क्वायर है नहीं, -15x y स्क्वायर इसके पास y स्क्वायर है और +7y स्क्वायर के पास भी y स्क्वायर है, तो देखिए -15x y स्क्वायर इसके पास क्या है, y स्क्वायर है। अब y स्क्वायर को इसके y स्क्वायर के अलावा जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो y स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, तो देखिए भाई -15x ये क्या है, y स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। अब +7y स्क्वायर में के पास भी y स्क्वायर है, 7y स्क्वायर के पास भी y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा, y स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा 7। तो इस तरह से कॉफिशिएंट फाइंड किए जाते हैं। अगर न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट फाइंड करना है तो आप सिर्फ नंबर लिखिए साइन का ध्यान रखते हुए, और अगर x का कोई टर्म है जिसमें x का कॉफिशिएंट फाइंड करना है तो x के अलावा रिमेनिंग पार्ट लिख दीजिए विद साइन। अगर आपको y का कॉफिशिएंट मालूम करना है तो y के अलावा रिमेनिंग पार्ट लिख दीजिए विद साइन। y स्क्वायर का कॉफिशिएंट मालूम करना है तो y स्क्वायर के अलावा रिमेनिंग पार्ट लिख दीजिए विद साइन। तो इस तरह से हम कॉफिशिएंट फाइंड करते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब मैं आपको लाइक और अनलाइक टर्म समझाऊंगी, नहीं लाइक और अनलाइक टर्म हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल समझाऊंगी एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन 5 से, तो हम वो अगली स्लाइड में कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं, क्लासीफाई इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। यहाँ पे आपको कहा गया है कि ये जो एक्सप्रेशन दी गई हैं इन एक्सप्रेशन में आप मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल बताइए। स्टूडेंट अगर एक टर्म भी है तो हम उसे एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, एक टर्म भी एक्सप्रेशन हो सकती है। ठीक है, तो भाई आपको यहाँ पे क्या मालूम करना है, जहाँ पे जो एक टर्म है किसी भी एक्सप्रेशन में एक टर्म है तो वह क्या है, मोनोमियल है। एक टर्म है y स्क्वायर, एक टर्म है तो ये क्या है, मोनोमियल है। 100 क्या है, एक टर्म है तो ये मोनोमियल है। 4p स्क्वायर क्यू -4pq स्क्वायर क्या है, ये दो टर्म है तो ये क्या है, बाइनोमियल है। किसी भी एक्सप्रेशन में दो टर्म तो बाइनोमियल, एक टर्म तो मोनोमियल। x स्क्वायर जेड स्क्वायर -3z + 8 तीन टर्म है इस एक्सप्रेशन में तो ट्राइनोमियल। ठीक है, यहाँ तीन टर्म तो ट्राइनोमियल, और तीन से ज्यादा टर्म है, तीन के से अलावा अगर चार भी हो जाती हैं, 5 होती हैं, 6 होती हैं तो फिर पॉलिनोमियल। यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 टर्म है, 3 से एक टर्म और बढ़ गई है, पहले तो 4 हो गई है तो ये क्या हो गया है, पॉलिनोमियल हो गया है। तो बहुत सिंपल है, अगर एक्सप्रेशन के पास एक टर्म तो मोनोमियल, दो टर्म तो बाइनोमियल, तीन टर्म तो ट्राइनोमियल, और तीन से एक टर्म भी ज्यादा हो जाती है तो पॉलिनोमियल। 4, 5, 6 है तो पॉलिनोमियल। अब स्टूडेंट एक्सरसाइज 10.1 का ही क्वेश्चन 6 कराने वाली हूँ जिसमें हम लाइक और अनलाइक टर्म भी क्लियर कर लेंगे, तो वो हम हमारी अगली स्लाइड में करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। स्टेट वेदर अ गिवन पेयर और टर्म इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म। आपको बताना है कि ये जो टर्म के पेयर दिए गए हैं ये पेयर्स लाइक हैं या अनलाइक हैं। तो भाई आप इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, 1 और 100 दो टर्म है यहाँ पे और दोनों ही कांस्टेंट है, दोनों ही कांस्टेंट है इसलिए ये क्या है, लाइक टर्म है। तो यहाँ आप लिखिए लाइक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
-7x 5/2x ये दो टर्म है, तो ये लाइक है या अनलाइक है? ये लाइक टर्म है। क्यों लाइक टर्म है? क्योंकि इनके वेरिएबल सेम है। तो लाइक टर्म का हम कैसे पता करते हैं? आपके पास दो पेयर है टर्म्स के, तो वो लाइक है या अनलाइक है, ये हम उनके वेरिएबल से पता पड़ते हैं। अगर उनका वेरिएबल सेम है तो फिर वह लाइक टर्म है। अब यहाँ पे आप देखिए कि दोनों ही टर्म के पास सेम वेरिएबल है x, इसलिए ये लाइक टर्म है। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए -29x और -29y ये दो टर्म है, तो भाई कांस्टेंट सेम है दोनों के पास, इसके पास भी 29 है, इसके पास भी 29 है, लेकिन वेरिएबल सेम नहीं है। एक के पास x है और दूसरे के पास y है, इसलिए ये अनलाइक है। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़िए। 14xy और एक टर्म है और सेकंड टर्म है 42yx, ये लाइक टर्म है। देखिए इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, इसके पास भी y है, इसके पास भी y है। इनके जगह चेंज हो जाने से हम ये नहीं मानेंगे कि ये अनलाइक टर्म है। दोनों के पास भाई यहाँ पे x पहले है, यहाँ पे x बाद में है, यहाँ पे y बाद में, यहाँ y पहले है। इनकी पोजीशन चेंज हो जाने से हम ये नहीं मानेंगे कि अनलाइक टर्म है। ये लाइक टर्म ही है, क्योंकि दोनों के पास वेरिएबल सेम है। इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, इसके पास y है, इसके पास भी y है, इसलिए ये लाइक टर्म है। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़िए। 4m² अब आप देखिए कि इसके पास है m², लेकिन इसके पास m ही है। m तो है दोनों के पास, इसके पास भी m है, इसके पास भी m है, लेकिन इसके पास m² है, इसके पास m है, और इसके पास p है और इसके पास p² है, तो ये लाइक टर्म नहीं हुई। अगर आपके पास कोई वेरिएबल के ऊपर पावर लगी है, तो फिर आप एक वेरिएबल के ऊपर पावर लगी है, दूसरे के ऊपर पावर नहीं लगी है, तो फिर ये लाइक टर्म नहीं कहलाएगी। दोनों ही वेरिएबल के ऊपर पावर होनी चाहिए। ये m² है तो ये भी m² होना चाहिए, ये p है तो फिर ये p² नहीं होना चाहिए, ये p ही होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल बिल्कुल सेम होने चाहिए, तभी लाइक टर्म कहलाएगी। वेरिएबल पूरी तरह से सेम नहीं है, इसलिए ये अनलाइक टर्म है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया आपको? अब आगे बढ़ते हैं। 12xz -12x² और z²। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पे तो क्या है, x है और यहाँ x² है, यहाँ z है, यहाँ z² है, तो ये भी लाइक टर्म नहीं है। वेरिएबल बिल्कुल सेम होने चाहिए। आपको दो टर्म दी गई हैं और दोनों ही टर्म में अगर वेरिएबल बिल्कुल सेम है तभी लाइक टर्म कहलाएगी। ये अनलाइक टर्म है। ठीक है, क्योंकि एक वेरिएबल के पास स्क्वायर है और दूसरे के पास नहीं है। तो भाई लाइक और अनलाइक टर्म आपको क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट अगले स्लाइड में हम ऐसा करेंगे, 10.1 का ही क्वेश्चन 1 कराएंगे। वहाँ पे क्या है कि आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन स्टेटमेंट को आपको एक्सप्रेशन में चेंज करना है। कुछ इस तरह से कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए होंगे और उन स्टेटमेंट को आप एक्सप्रेशन में चेंज करेंगे। यहाँ पे तो टर्म है, एक्सप्रेशन नहीं है, तो आप एक्सप्रेशन में चेंज करेंगे, वह मैं आपको अगली स्लाइड में कराऊंगी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट ही हम करेंगे, वह करते हैं अगली स्लाइड में। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। गेट अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केस यूजिंग वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। यहाँ पे आपको ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट से आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करनी है। इसमें आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते समय आप वेरिएबल, कांस्टेंट और अरिथमेटिक ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं। वेरिएबल, कांस्टेंट तो आपको पता ही है, अरिथमेटिक ऑपरेशन से क्या मतलब है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, इनको भी आप यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं, ये स्टेटमेंट है, इनको पढ़ के हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट देख लेते हैं, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y। अब आप यहाँ से ध्यान दीजिए, सम ऑफ नंबर x एंड y, तो x एंड y का सम करिए। आप क्या करना है, आपको x एंड y का सम करना है और उसका 1/2 करना है। ठीक है, तो आप इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। यही कहा जा रहा है, द सम ऑफ द नंबर x एंड y और उसका 1/2 ऑफ द नंबर 1/2 ऑफ द सम ऑफ द नंबर x एंड y। ठीक है, क्लियर हो गया। किसी भी आपके पास अगर कोई वेरिएबल है या फिर आपके पास कोई नंबर है, उसका आपको 1/2 करना है, तो आप उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है,
भाई मुझे 10 का हाफ करना है तो मैं उसे 2 से डिवाइड करूंगी, मुझे 5 मिल जाएगा। मुझे 3 का हाफ करना है तो मैं उसे 2 से डिवाइड करूंगी तो मुझे 1.5 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है द सम ऑफ नंबर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का सम और 1/2 उसका कर दीजिए। तो 1/2 करने का मतलब क्या है, उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, द नंबर जेड मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, जेड को आप जेड से ही मल्टीप्लाई कीजिए। तो जेड को जेड से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो कैसे करेंगे आप, जेड इंटू जेड, ऐसे ही करेंगे ना। क्या लिखा गया है, द नंबर जेड मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, मतलब जेड को जेड से मल्टीप्लाई करिए तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, आपको मिल जाएगा जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, जेड स्क्वायर हो गया। अब हम इसका, मैंने कौन कौन से क्वेश्चन लिए, फर्स्ट सेकेंड, नंबर में गड़बड़ हो सकती है स्टूडेंट आप, पर आप समझिए कि ये करने कैसे हैं। ठीक है, फर्स्ट है, सेकंड है और 6 है और 8 क्वेश्चन लिया है मैंने। नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n। अब नंबर 5 को ऐड करो, नंबर 5 को क्या करना है, ऐड करना है, तो मैंने इसको इस तरह से ऐड कर दिया। अब क्या कह रहा है आगे, 3 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n, m और n का प्रोडक्ट करो। m और n का प्रोडक्ट कुछ इस तरह होगा स्टूडेंट, m और n का प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होगा और उसका 3 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n, m और n का प्रोडक्ट और उसका 3 टाइम। यहाँ पे यही तो कहा गया है, नंबर 5 को ऐड करो, तो नंबर 5 को ऐड करा, m और n के प्रोडक्ट करो और फिर उसका 3 टाइम कर दो। तो m और n का प्रोडक्ट करा और उसका 3 टाइम कर दिया, तो नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n, ये हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिल गई। सम ऑफ नंबर a एंड b सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। अब आप देखिए कि यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए कि आपके पास नंबर क्या है, a और b, और यहाँ पे फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, इस वर्ड पे आप ध्यान दीजिए, फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। यहाँ पे अगर ऐसी कोई लाइन आ रही है, फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, फ्रॉम देयर एड, फ्रॉम देयर सब्ट्रैक्शन, इस तरह की कोई लाइन आ रही है, तो आप फ्रॉम के बाद वाला जो स्टेटमेंट है उसको पहले लिखेंगे। इस तरह का कोई भी अगर स्टेटमेंट बन रहा है तो फ्रॉम के बाद वाला स्टेटमेंट आप पहले लिखेंगे। यहाँ लिखा है फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है, ए और बी का प्रोडक्ट। तो ए और बी का प्रोडक्ट क्या होता है, ए और बी का प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, फ्रॉम देयर ऐड लिखा होता है तो ए और बी का ऐड हम पहले लिखते। आपको ध्यान ये रखना है कि फ्रॉम के बाद वाला स्टेटमेंट हमें पहले लिखना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते समय। अब आगे क्या कहा गया है, सम ऑफ द नंबर ए और बी, ए और बी का सम, ए और बी का सम क्या होता है, इस तरह होता है ना, ए और बी का सम। ठीक है, अब क्या कहा गया है, सम ऑफ नंबर ए एंड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, तो उसके प्रोडक्ट से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो कुछ इस तरह से ए और बी के प्रोडक्ट से सब्ट्रैक्ट करना है ए और बी का सम। तो ए और बी का प्रोडक्ट और ए और बी का सम आपस में क्या हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन 2 देख लीजिए, इसमें 2 पार्ट है, पहले मैं फर्स्ट पार्ट के कुछ क्वेश्चन कराऊंगी, फिर मैं सेकंड पार्ट के भी करा दूंगी 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर फैक्टर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, शो द टर्म एंड फैक्टर बाय ट्री डायग्राम। यहाँ पे आपको कहा गया है कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दी गई हैं, 2 एक्सप्रेशन लिए मैंने ए और ई, तो इन 2 एक्सप्रेशन में आपको क्या करना है, पहले तो आपको टर्म को आइडेंटिफाई करना है, टर्म मालूम करनी है कि इसमें कौन कौन सी टर्म है, फिर उन टर्म के आपको फैक्टर करने हैं, लेकिन आप ट्री डायग्राम से शो करेंगे। टर्म और फैक्टर आप कैसे शो करेंगे, ट्री डायग्राम बना के शो करेंगे। तो देखिए भाई, यहाँ पे मेरे पास ये एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में मेरे पास 2 टर्म है, एक तो x है और एक है -3। साइन का ध्यान रखेंगे, टर्म लिखते समय माइनस का साइन आप लिखेंगे। तो ये क्या है, हमारे पास टर्म है, ये क्या है, टर्म्स है। अब इस x के फैक्टर क्या होंगे स्टूडेंट, फैक्टर को हम कुछ इस तरह से डॉटेड लाइन से शो करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर x के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 एंड x, है ना। 1 एंड x क्या होता है, 1 एंड x ही होता है ना, तो x के फैक्टर हो गए 1 एंड x। और आप बताइए कि 3 के फैक्टर क्या होंगे भाई, 3 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, हमारे पास 3 है, 3 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, एक तो -1, ठीक है, और
एक क्या हो सकता है 3, -1 और 3 को जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। टर्म क्या है, फैक्टर का प्रोडक्ट ही है ना, तो 1 और x, ये ध्यान रखिए कि टर्म जो है वो फैक्टर का प्रोडक्ट है, तो 1 और x का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको x मिलेगा, -1 और 3 का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको -3 मिल जाएगा। तो ये हो गए फैक्टर, यहाँ लिख लीजिए फैक्टर्स, क्या लिख लें, ठीक है, ये फैक्टर्स हो गए। अब ई वाला पार्ट भी देख लीजिए। अब ई पार्ट में ऐसा देखिए आपके पास, यहाँ पे हम अलग से कर लेते हैं इसको, क्योंकि वहां पे ये मिक्स हो जाएंगे आपस, तो इसको हम थोड़ा अलग से कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं -ab प्लस 2b² -3a², ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में टर्म लिख लेते हैं हम सबसे पहले। ठीक है स्टूडेंट, टर्म क्या है मेरे पास, एक टर्म है मेरे पास -ab, दूसरी टर्म क्या है मेरे पास 2b², और तीसरी टर्म मेरे पास क्या है -3a²। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए -ab के फैक्टर, 3 फैक्टर हो सकते हैं इसके, कैसे, देखिए एक तो -1, दूसरा a, और तीसरा फैक्टर क्या हो गया, b हो गया। अब आप इनके प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, इस तरह से फैक्टर करते हैं ट्री मेथड से। अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है 2, तो 2 के फैक्टर तो आप करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। 2 की जगह यहाँ पे अगर 4 होता तो आपको 4 के भी फैक्टर नहीं करने हैं। यहाँ पे अगर इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, आपको उसके फैक्टर नहीं करने हैं, क्योंकि ये इनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 की जगह 10 होता तो ये नहीं स्टूडेंट कि आप यहाँ पे 2 और 5 लिखें, नहीं, 2 और 5 लिखें, आपको नंबर्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2b² है, तो 2 तो हमने ऐसे ही लिखा, अब b को मैंने इस तरह लिख दिया, b और 2 टाइम b, ये 2 टाइम b है ना, तो मैंने इसको कुछ इस तरह से लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, ये लिख दिया मैंने b। अब आप इसके प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा 2b² मिलेगा। ठीक है, अब आप देखिए -3a² है, अब आपको इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, 3 फैक्टर होंगे इसके, 3 नहीं 4 हो जाएंगे, 3 ही हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप -3 लिखिए, ठीक है, फिर a² को 2 टाइम लिख लीजिए, a इंटू, है ना, तो देखिए अब -3 इंटू a ऐसे ये करेंगे तो आपको क्या मिलेगा -3a² मिल जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हम ट्री डायग्राम बना के टर्म और फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, ये तो क्या है, ये तो टर्म्स है, क्योंकि टर्म भी आइडेंटिफाई करने को बोला है ना, तो ये तो टर्म्स है और ये क्या है फैक्टर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्वेश्चन 2 का A1 पार्ट तो कर लिया है, अब सेकंड पार्ट के भी कुछ क्वेश्चन आपको करा देती हूँ। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं, 10.1 का ही है। आइडेंटिफाई टर्म एंड फैक्टर इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। अब यहाँ पे भी आपको टर्म और फैक्टर आइडेंटिफाई करने हैं एक्सप्रेशन में से, और आपको यहाँ पे ट्री डायग्राम बनाए बिना आपको टर्म और फैक्टर बताने हैं। ठीक है, तो मैंने इसका सेकंड क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट का F क्वेश्चन लिया है। F में जो एक्सप्रेशन है वह मैंने यहाँ पे, देखिए आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर आपको बिना ट्री डायग्राम बनाना है तो सॉल्यूशन में आप एक्सप्रेशन लिखेंगे, टर्म लिखेंगे और फैक्टर लिखेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन मैंने लिख दिए यहाँ पे 1.2ab माइनस 2.4b प्लस 3.6a, ये टर्म, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। इसमें पहले आप टर्म आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उन टर्म के आप फैक्टर निकाल लीजिए। तो एक्सप्रेशन में टर्म कौन कौन सी है मेरे पास, एक तो टर्म है मेरे पास 1.2ab, ठीक है, दूसरी क्या है -2.4b, तीसरी क्या है 3.6a, ये टर्म है मेरे पास। ठीक है, एक्सप्रेशन में से टर्म निकाल ली हमने, अब इनके फैक्टर कर लीजिए। 1.2 को आप ऐसे ही लिखिए, ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो इसमें तो आपको कोई छेड़छाड़ करनी ही नहीं है। 1.2 को ऐसे ही लिखिए, a और b, ठीक है, ये क्या हो गए फैक्टर हो गए। इस टर्म के फैक्टर ये हो गए, इसके प्रोडक्ट करेंगे तो हमें ये टर्म मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह से -2.4b के फैक्टर क्या होंगे -2.4, ठीक है, कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही लिखिए, और 4 को
कॉमा लगा के लिख दीजिए। तो -2.4 के फैक्टर इस तरह से हो गए, -2.4 पॉइंट कॉमा बी। ठीक है, इसका प्रोडक्ट, ये जो फैक्टर है इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें टर्म मिल जाएगी। 3.6 ए है, इसके फैक्टर कैसे होंगे, 3.6 ऐसे ही लिखिए, कॉमा लगाइए और ए लिख दीजिए, हो गए फैक्टर, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 8 का सेकेंड पार्ट और 9 और 10 ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है। जो भी एक्सप्रेशन दी है उसमें जो भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है, एक्सप्रेशन के अंदर एक्स पी क्यू जो भी वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू आपको एक्सप्रेशन में लिखनी है और आंसर देना है। तो सिर्फ हम यहाँ पे क्या करते हैं, 8 का सेकंड, 9 और 10 कर लेते हैं, आपको पूरी एक्सरसाइज 10.2 आ जाएगी अच्छे से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट देखिए, इफ p इक्वल क्या है, -10 है, p क्या है, -10 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर -2p -100। अब आपको इस एक्सप्रेशन में p की वैल्यू क्या दी है, -10 दी है, तो बस -10 आपको इस एक्सप्रेशन में पुट करना है और आंसर देना है। पूरी एक्सरसाइज इसी तरह से है, इसीलिए हम इसके सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, अब देखिए p इक्वल क्या है, -10 है, p इक्वल क्या है, -10 है, तो यहाँ पे p स्क्वायर है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, -10 स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, p स्क्वायर को मैं -10 स्क्वायर लिख सकती हूँ, और -2 है, p की जगह क्या है, -10 है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और -100। अब आप देखिए आगे क्या करना है, ये -10 है ब्रैकेट के अंदर, और ये क्या है, -10 2 टाइम है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, -10 मल्टीप्लाई -10। ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको, क्योंकि ये 2 इसके ऊपर 2 पावर लगी है, तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ, -2 और -10 क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको आप इस तरह से लिख लीजिए। ठीक है, और ये क्या है, -100 है। अब आप इनको थोड़ा ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए, क्योंकि पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसलिए, वरना आप आंसर देने में गड़बड़ कर देंगे। तो पहले मल्टीप्लाई का काम करना है हमें, इसलिए मल्टीप्लाई वाले जो हमारे पास नंबर्स हैं उन्हें हमने ब्रैकेट में क्लोज कर लिया है। अब -10 क्या होगा, 10 इंटू 10 क्या होता है, 100 होता है। अच्छा, मल्टीप्लाई करते समय अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 100 हमें क्या मिलेगा, प्लस का मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये -2 है और ये -10 है, तो 10 2 जा क्या होता है, 20 होता है, और मल्टीप्लाई करते समय माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये क्या हो गया, +20 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, और ये क्या है, माइनस का 100 है। ठीक है, अब आप देखिए, अब ये 100 और 20 कितना हो गया, 120 हो गया, और ये क्या है, माइनस का 100 है। अब 120 में से 100 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 20, तो बस ये 20 ही आपका आंसर है। तो क्या है, वैल्यू p स्क्वायर -2p -100 क्या है, किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब आप हमने क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट कर लिया, 9 और 10 भी हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a इफ द वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a इक्वल टू 5 व्हेन x इक्वल 0। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको a की वैल्यू मालूम करनी है इस एक्सप्रेशन में। आपके पास एक्सप्रेशन है, आपके पास ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में आपको वैल्यू ऑफ a फाइंड करनी है, लेकिन आपको ये कहा गया है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इसके इक्वल है, इक्वल टू 5 है। आपकी ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 5 है और आपको a की वैल्यू मालूम करनी है और x इक्वल 0 है। ठीक है स्टूडेंट, अगर x इक्वल 0 है तो फिर आप बताइए a की वैल्यू क्या होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप क्या करिए, सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, और आपको x क्या है, x जो है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है आपको, वैल्यू ऑफ a। ठीक है, वैल्यू ऑफ a आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए हम पहले तो क्या करते हैं, इस यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 है, x क्या दे रखा है आपको, x है आपका
जीरो, तो यहाँ पे आप जीरो स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि x के ऊपर 2 पावर लगी है तो हमने इसको जीरो स्क्वायर लिख दिया। फिर x क्या है, जीरो है, माइनस a है, इक्वल 5 है। अब आप देखिए कि यहाँ पे मैं इसको इस तरह लिखूँ 2 इंटू जीरो, या डायरेक्ट ही जीरो लिख दूँ, क्योंकि आपको पता है कि जीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो जीरो ही मिलता है। आप चाहे तो एक लाइन इस तरह से लिख लीजिए या डायरेक्ट जीरो लिख लीजिए, क्योंकि 2 को जीरो इंटू जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जीरो ही मिलेगा। प्लस जीरो माइनस ए इक्वल 5। अब ये तो 2 जीरो जीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो आपको जीरो मिला, ठीक है। प्लस जीरो माइनस ए इक्वल 5, ये जीरो है, इसकी तो कोई वैल्यू है नहीं, माइनस ए ऐसे ही लिखिए और 5 लिखिए। वेरिएबल माइनस में नहीं होता, इसलिए माइनस को इस साइड ले जाना पड़ेगा, तो ए इक्वल आपको क्या मिल जाएगा, -5। यही हमारा आंसर है। तो आपको ए ही तो मालूम करना था, क्या फाइंड करना था, वैल्यू ऑफ ए तो फाइंड करनी थी, तो वैल्यू ऑफ ए क्या आ गई, -5 आ गई। अब क्वेश्चन 10 भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a इक्वल 5 एंड b इक्वल -3। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन दी गई है, ये एक्सप्रेशन जो है इसे आपको करना है सिंप्लीफाई। सबसे पहला काम तो आपको करना है एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का, और एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद आप क्या करेंगे, उस एक्सप्रेशन में वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू क्या है, 5 है, और b की वैल्यू है -3। तो भाई सबसे पहले हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2a स्क्वायर, ब्रैकेट में है a स्क्वायर प्लस ab प्लस 3 और माइनस ab, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। सबसे पहला काम करेंगे हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का, ठीक है। तो आप देखिए ये जो 2 है, ये ब्रैकेट के अंदर जो a स्क्वायर और प्लस ए बी है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये होगा 2a स्क्वायर प्लस 2ab। 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस ab से, तो हमें ये मिल जाएगा प्लस 3 माइनस ab, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देख रहे हैं ये 2ab और ये ab एक जैसे हैं, तो हम इनको एक साथ ले आते हैं। एक जैसे वेरिएबल जो है उनको एक साथ लिख लेते हैं, -ab प्लस 3। समझ आ गया आपको, एक जैसे वेरिएबल एक साथ ले लिए। 2a स्क्वायर प्लस का 2ab है, प्लस का 2ab है और माइनस का ab है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। कोई भी अल्फा नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ 1 है। प्लस के 2ab में से माइनस का 1ab माइनस होगा तो आपको क्या मिलेगा, ab। साइन कौन सा लगेगा, प्लस का, क्योंकि प्लस माइनस जब होते हैं तो जो साइन, जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो जो नंबर बड़ा होता है उसका ही साइन लग रहा है। तो प्लस माइनस है तो हमें सब्ट्रैक्ट ही करना होगा, और जो नंबर बड़ा है उसका ही साइन हम लगाएंगे। 2ab बड़ा है इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस का ab, ठीक है। ये तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ये हो गया 3, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे देखिए आपको क्या करना है, आगे आपको ये जो एक्सप्रेशन हमने सिंप्लीफाई करने के बाद हमें जो मिली है, इस एक्सप्रेशन के अंदर हमें a की वैल्यू जो कि 5 है और b की वैल्यू -3 है, वह पुट करनी है। तो फिर क्या यहाँ पे कर लेते हैं हम, a इक्वल क्या है, a इक्वल है 5 और b इक्वल क्या है आपके पास, -3 है। अब आप देखिए कि एक यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करिए, एक्सप्रेशन लिख लेते हैं 2a स्क्वायर प्लस ab प्लस 3, यही है हमारी एक्सप्रेशन। अब देखिए 2 तो आप ऐसे लिखिए, a क्या है आपका 5 है, 5 स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि a के ऊपर स्क्वायर है, प्लस a क्या है 5 है, b क्या है माइनस का 3 है, ठीक है। अब आप क्या करिए, इसको ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए, ठीक है, और ये क्या है आपका प्लस का 3 है, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू 5 के ऊपर 2 पावर है तो इसको इस तरह लिखिए और प्लस का साइन लगाइए। 5 और -3 को मल्टीप्लाई करिए, आपको मिलेगा माइनस का 15, क्योंकि मल्टीप्लाई करते समय प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। मल्टीप्लाई करते समय प्लस माइनस माइनस होता है। प्लस का 5 माइनस का 3 तो माइनस का 15 मिल गया, प्लस की 3, ठीक है। अब इस जरा इसको सॉल्व करिए, 5 5 जा 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया 50 मिला, प्लस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन, ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन। कौन सा साइन लगाएगा, माइनस का, क्योंकि दो साइन तो आप लगा नहीं सकते। ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस दो साइन आपके पास है तो आप माइनस का साइन लगाएंगे, प्लस का 3,
ठीक है। प्लस के नंबर एक साइड लिखिए, 50 + 3 और माइनस का 15। 50 + 3 क्या होता है, 53 माइनस का 15। 53 में से जब 15 आप माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 38। तो इस तरह से हमने जो एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करी है उसमें ए और बी की वैल्यू पुट करने के बाद आपको ये 38 मिल गया। ठीक है। तो स्टूडेंट हमने हमारी ये जो चैप्टर है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 7 का 10 चैप्टर है, इसमें जितने भी क्वेश्चन थे जो फाइनल एग्जाम में आ सकते थे वो सारे हमने कर लिए हैं। मैंने आपको सिर्फ टाइप बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लीजिए तो आप बाकी जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड आएंगे आप कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको पैटर्न समझ में आ गया, टाइप समझ में आ गया तो आप बाकी के सारे क्वेश्चन भी कर लेंगे। आप वीडियो को देखिएगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कीजिएगा। प्रैक्टिस करने पर ही आपको पता पड़ेगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा फाइनल एग्जाम के लिए। आप वीडियो देख के इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब मैं क्लास 7th का ही आपके लिए एक्सपोनेंट एंड पावर जो चैप्टर 11 है उसके भी फाइनल एग्जाम के लिए इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दूंगी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। स्टूडेंट वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से हेल्पफुल वीडियो बनाती रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।